Hello friends, welcome to our channel Socialities. Now we are going to study the making of nationalism in Europe. We have studied till French Revolution. तो हमने वहाँ देखा कि किस तरीके से लोग अपने अपने एग्जिस्टेंस उन्होंने करा, नेपोलियन आ गया। अब उसमें हमें एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई नेशन स्टेट नहीं था। पहले होता है नेशन स्टेट होता क्या है। नेशन स्टेट एक जगह एक रीजन होता है जहाँ पे जो लोग हैं एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया में देखें तो जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं कि वो इंडियन है। और दूसरी बात, उनकी कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन ट्रेडिशन होता है, कॉमन कल्चर होता है। अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पे लोग तमिल बोलते हैं। तो इस तरीके से वो कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, एक उनकी कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। पर जो नेशन स्टेट नहीं थे वहाँ पर, यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। इसका एक एग्जांपल हैब्सबर्ग एम्पायर भी है जिससे ऑस्ट्रो हंगरी रूल करते थे। वहाँ पे डिफरेंट लोग थे, जैसे अल्पाइन रीजन के थे, ट्रायल थे, और ऑस्ट्रिया के थे, बोहेमियन थे। तो अलग अलग रीजन्स के थे, किसी की कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, जिसकी वजह से एक एग्जिस्टेंस जो थी कि मतलब हाँ कि हम सब एक कॉमन कल्चर शेयर कर रहे हैं, कि हाँ हमारा जो नेशन है वो एक है। जिसकी वजह से अलग अलग कल्चर रहते थे तो लोग अपनी अपनी बातों में रहते थे। तो इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया कि हमें नेशन स्टेट बनाना चाहिए। वो हम देखेंगे कि नेशन स्टेट कैसे सामने आया। जो नेशन स्टेट का आइडिया था वो न्यू मिडिल क्लास ने स्टार्ट किया। हम इसमें अब जब इस वाले टॉपिक में हम एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, न्यू मिडिल क्लास के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और पीजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। जो एरिस्टोक्रेसी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल ग्रुप था। उसके जो लोग थे, जब कोई भी कम लोग होते हैं तो वो ज़्यादातर रिच होते हैं, तो ये लोग भी रिच थे और वो फ्रेंच बोलते थे। और जो उनकी जो फैमिलीज़ थी, रिच जो फैमिलीज़ थी, ये सब मैरिज से कनेक्टेड रहती थी। मीन्स अमीर का बेटा अमीर जगह शादी करेगा, तो इस तरह से वहाँ पे रहता था। और एक चीज़ होती है कि जो एस्टेट्स थे इन कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेज आर ओन्ड बाय दैम। ये जितने भी एस्टेट्स होते थे, मतलब ऊँचे दर्जे का जितना भी काम होता था, या तो गाँव में, कंट्री साइड मीन्स गाँव में, और टाउन हाउसेज मीन्स जो टाउन वेयर होते थे, वो सब एरिस्टोक्रेसी होल्ड करती थी। नाउ पीजेंट्री, जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में थे क्योंकि वो गरीब थे। दे आर पुअर एंड दे आर इन मेजॉरिटी। दे डू सर्वडॉम ऑन द लैंड ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। सर्वडॉम आपने लैंड में पढ़ा होगा। सर्वडॉम का मीन्स होता है ज़बरदस्ती किसी से अपने लैंड पर काम कराना बिना किसी वेतन के। मतलब उन्हें कोई पैसा नहीं देता था, बस एरिस्टोक्रेट्स के जितने भी लैंड होते थे उन पर पीजेंट्स ज़बरदस्ती सर्वडॉम करा करते थे। अब आती है मिडिल क्लास या फिर कमर्शियल क्लास। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान आई थी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब हुआ ये आप आगे जाके चैप्टर में पढ़ने वाले हो, आगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब इसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो जैसे जैसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मीन्स कि छोटे स्तर पर लोगों ने बड़े बड़े कारखाने शुरू करे, तो उस दौरान ये मिडिल क्लास सामने आई। ये मेनली वर्किंग क्लास थी, ये सारा काम अपने आप करती थी। इसमें मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, बिजनेसमैन होते थे, प्रोफेशनल्स होते थे। ये एजुकेटेड अलाइट थी, मीन्स यहाँ पे लोग जो पढ़े लिखे थे। फिफ्थ पॉइंट, ये लिबरल्स थे। लिबरल का मतलब होता है जो अपने उत्तम विचारों पर काम करते हैं। लिबरल मेनली हम इन लोगों को कहते हैं जो ऊंची सोच रखते हैं। इन लोगों की जो सोच थी वो ये थी कि हमें एक नेशन स्टेट बनाना है। मेनली अगर हम कहेंगे कि किसी भी चीज़ का कोई यूनिफिकेशन हुआ, किसी भी कंट्री का, उसमें मेन काम लिबरल्स का है। मीन्स सीधे सीधे मिडिल क्लास ने वो काम किया है। इसका मतलब यही है, सीधे सीधे ये कहते हैं कि जो मिडिल क्लास है उसने ही यूनिफिकेशन कराया है सभी कंट्रीज़ में, क्योंकि जो लिबरल्स थे उनकी मेन डिमांड नेशन स्टेट थी। अब इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिबरलिज्म। ये कहाँ से आया है वर्ड? ये आया लैटिन वर्ड से, जिसका मन से लिबर मीन्स फ्री। अगर हम लिबरलिज्म को देखें तो मीन्स लिबर्टी का मतलब हम सबको पता है फ्रीडम। अब ये जो वर्ड था इसका अलग अलग मीनिंग था। इसका एक मीनिंग था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट मीन्स कि सब एक समान है, सब बराबर हैं। और जब लिबरलिज्म आया तो उससे क्या हुआ, जो प्रिविलेजेस थी लग्जरी क्लासेस की वो सब डेटोरिएट हो गई, मीन्स वो ख़त्म हो गई, क्योंकि सबके लिए इक्वालिटी आ चुकी थी और एक फ्रीडम का भी आ चुका था कि भाई अब लिबर्टी चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो न्यू मिडिल क्लास अराइव हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, वो इस कंसेप्ट के साथ आई थी कि अब हमें लिबरलिज्म चाहिए, मीन्स अब लिबर होना है, अब हमें फ्रीडम चाहिए। सफरेज का मीन्स होता है राइट टू वोट। मीन्स कि हर किसी को अपना अपना एक हक होता है
है कि वो वोट कर सकें। अब पहले जब था तो बस जो प्रॉपर्टी ओइंग मैन थे, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, सिर्फ वही वोट कर सकते थे। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, वीमेंस भी थी इसमें, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन लोगों ने भी इसके बारे में आवाज़ उठाई कि हम सबको भी वोट करने का हक मिलना चाहिए। तो सफरेज में यही सब है, एक पैराग्राफ बुक में है, उसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने सफरेज के बारे में बताया गया कि बस उनको प्रॉपर्टी ओइंग मैन को ही हक था वोट देने का। तो इसके लिए मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वीमेन स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट द सफरेज एंड द राइट टू वोट। सो आवर टॉपिक इज लिबरलिज्म एट इकोनॉमिक स्फीयर। इकोनॉमिक स्फीयर हम सबको पता है कि अर्थव्यवस्था के तरीके से जो फ्रीडम थी, लिबरलिज्म था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ मार्केट। अब वो ऐसा था कि पहले जो जिस राज्य में है वो वहीं पे अपना मार्केट खोल सकता था, तो इस चीज़ को हटाया गया कि वो अपना जो भी सामान है उसको कहीं भी जाकर वो बेच सकता है। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज टैक्सेस, जो स्टेट ने अपने अपने टैक्सेस लगा रखे थे कि अगर किसी और स्टेट से ही सामान आएगा तो वो इतने पैसों में बिकेगा, उस चीज़ को हटाया गया। रिमूव ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स एंड गुड्स, जितना भी सामान था, पैसा और गुड्स के सामान के जो मूवमेंट था उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उन्हें हटाया गया। फॉर्मेशन ऑफ ज़ोलवेरियन, ज़ोलवेरियन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम अभी पढ़ते हैं। ज़ोलवेरियन को 1834 में बनाया गया था पर्शियन ट्रेडर्स के द्वारा, और इसको फिर बाद में ज्वाइन किया गया बाकी काफ़ी सारे जर्मन स्टेट्स के साथ। अब ये था, ये कस्टम यूनियन था। काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि ज़ोलवेरियन क्या है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, कोई ट्रेड यूनियन डाल देता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, पर इसमें सिर्फ कस्टम यूनियन है। अब इसमें होता क्या था, इसमें जो ट्रैफिक बैरियर्स थे, मीन्स सामान लेने पे इतने पैसे देने पड़ते थे फालतू के, तो उस चीज़ को हटाया गया, ट्रैफिक बैरियर्स को हटाया गया। साथ में जो रिडक्शन था करेंसीज़ का, करेंसीज पहले वहाँ पे 30 करेंसीज थी, उसको 2 में करा गया। ऐसा होता था कि जैसे कि अगर हम इसे आज के एग्जांपल में देखें कि हम पूरे इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में काफ़ी इतने सारे स्टेट्स हैं, तो अगर उन स्टेट्स की अपनी अपनी करेंसीज़ हो, और अगर जैसे हम उत्तर प्रदेश से आज मध्य प्रदेश में जाते हैं तो हमारे यहाँ की करेंसी अलग होगी और मध्य प्रदेश की करेंसी अलग होगी, तो फिर हमें एक्सचेंज करनी पड़ेगी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि कहीं पे करेंसी अगर 1 रुपये में इतनी चीज़ें आ रही है, वहाँ पे 1 रुपये में कुछ भी नहीं आ रहा, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो इसलिए रिडक्शन हुआ करेंसीज़ का, 30 से 2 करेंसीज रह गई बस वहाँ पर।